चाणक्य IAS एकेडमी के मंच से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं और आप सबों को जोहार करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई की निरंतरता को बनाए रखे होंगे। तो चलिए आज एक इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में हम एक नए क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है, यानी कि क्वासी फेडरल क्यों कहा जाता है। ये अक्सर जेपीएससी मेंस में पूछा जाता है हर समय। तो आप लोगों को बढ़िया से बारीकी से हर बिंदु को समझते हुए, जानते हुए इसकी तथ्यात्मक बातों को आप ध्यान दीजिए और समझते जाइए। देखिएगा, भारतीय संविधान में वर्णित उपबंधों से, भारतीय संविधान में वर्णित उपबंधों से स्पष्ट रूप में हम देख पाते हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मक स्वरूप के साथ साथ, भारतीय संविधान में संघात्मक स्वरूप के साथ साथ एकात्मक स्वरूप के भी लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि संघात्मक स्वरूप के साथ साथ एकात्मक स्वरूप के लक्षण भी पाए जाते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, इसीलिए हुइयर महोदय ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। किसने? हुइयर महोदय ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। देख रहे हैं कि भारतीय संविधान को आखिर अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां संघात्मक स्वरूप के साथ साथ एकात्मक स्वरूप के भी लक्षण पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारा संविधान, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक रूपरेखा आप देख पा रहे हैं। सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखिएगा, और इसकी बारी को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, समझते जाएंगे इसकी मूलभूत बातों को कि भारत का संविधान को क्यों अर्धसंघीय कहा जाता है। चलिए, तो देखिएगा, इसके स्वरूप को और इसके तथ्यात्मक बातों को हम टू द पॉइंट आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान के संघात्मक स्वरूप को निम्न प्रारूप या तत्व प्रदर्शित करते हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक स्वरूप को जो निम्नलिखित तत्व हैं वो आप लोगों को बतलाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा, इसके अंतर्गत टू द पॉइंट जो बातें हैं उसको आप समझते जाइएगा। दोहरी शासन व्यवस्था है, ठीक है। यह संघात्मक स्वरूप के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था देख रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। देख रहे हैं, यह संघात्मक स्वरूप का पहला तत्व। संघात्मक स्वरूप के अंतर्गत कार्यपालिका, देख रहे हैं। अब हम इसमें देखते जाएंगे, हर पहलू को समझते हुए जाएंगे। देखिए, कार्यपालिका
विधायिका और न्यायपालिका। तो देखिए, यह कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है ना, यह दोहरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को। ठीक है, अब देखिए, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, कानून को लागू करना, और विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कानून बनाना, और न्यायपालिका का काम है कानून का संरक्षण प्रदान करना, कानून को संरक्षण प्रदान करना, कानून को संरक्षण प्रदान करना। देख रहे हैं, कार्यपालिका का काम क्या हुआ? कानून को लागू करना। विधायिका का क्या काम है? कानून बनाना। और न्यायपालिका का क्या काम है? कानून को संरक्षण प्रदान करना। देख रहे हैं, यह दोहरी शासन व्यवस्था के संदर्भ में है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखते जाइए, अब दूसरा पॉइंट क्या है? केंद्र एवं राज्य के बीच में, केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन देख रहे हैं, केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हम देख पाते हैं। देखिए, अब इसके अंतर्गत मूलभूत क्या बातें हैं? चलिए, संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत, है ना, संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र एवं राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया जाना संघात्मकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, संविधान के 7वीं अनुसूची में, याद रखिएगा, देखिएगा, पॉलिटिकल साइंस बिना आर्टिकल का संभव ही नहीं है, इसलिए आर्टिकल को बारीकी से समझते हुए ध्यान दीजिएगा। संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया जाना संघात्मकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस पर अगर हम बात करें तो संघ सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार को है, और राज्य सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, राज्य सरकार को है। अगर राज्य सूची के अंतर्गत किसी तरह का अगर गतिरोध उत्पन्न होता है तो इस पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है, केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है, कानून मान्य होता है, केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। याद रखिएगा, किसी तरह का भी अगर गतिरोध उत्पन्न हो गया केंद्र और राज्य के संदर्भ में तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होता है। अब देखिएगा, अब आया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची देखिएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार
दोनों को है, राज्य सरकार दोनों को है, दोनों को है, ठीक है ना। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों का होता है इस पर कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, यही चीज है। लेकिन अगर किसी तरह का कुछ भी गतिरोध हो तो आप समझिए कि केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होता है। राज्य सूची के संदर्भ में राज्य सरकार कानून बनाती है और केंद्र सरकार के संदर्भ में, संघ सूची के संदर्भ में केंद्र सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर किसी तरह का गतिरोध उत्पन्न हो तो समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट आता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्यपालिका, निष्पक्ष कार्यपालिका, न्यायपालिका, निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायपालिका, देख रहे हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, समझते जाइएगा, यानी कि न्यायपालिका जो होती है वो कानून को संरक्षण प्रदान करती है, संरक्षण प्रदान करती है, देख रहे हैं, न्यायपालिका। तो ये सब चीज मुख्यतः बातें होती हैं। अगर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार में किसी भी मुद्दे पर अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो यही न्यायपालिका उस पर हस्तक्षेप करती है और कानून को संरक्षण प्रदान करती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब आया चौथा पॉइंट, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसके संदर्भ में हम बातों को समझेंगे। तो देखिएगा संविधान के चौथी अनुसूची के तहत, संविधान के चौथी अनुसूची के तहत, चौथी अनुसूची के तहत राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, देखिएगा राज्यसभा में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाना, ठीक है, संघात्मकता को प्रदर्शित करता है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों का संबंध, दोनों का परस्पर सहभागिता ही आपको देखा जाए तो संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप को बतलाता है। केंद्र और राज्य दोनों का आपसी समन्वय, ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाना संघात्मकता को प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये देख रहे हैं। अब देखिए पांचवा पॉइंट में राष्ट्रपति के लिए जो गठित निर्वाचक मंडल, ठीक है ना, देखिएगा राष्ट्रपति के लिए यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही मिलकर अपने वोटों के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, अपने मत का प्रयोग कर चुनाव करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है,
और राज्यसभा में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है। तो देख रहे हैं ना, तो यही है संघात्मक व्यवस्था, केंद्र और राज्य दोनों का संबंध। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति की गठित निर्वाचक मंडल में अपने मत का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, इसमें कोई मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आइए, देखते जाइए संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया। संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया। ठीक है, संविधान संशोधन की क्या इसमें जटिल प्रक्रियाएं हैं, इसको देखते हुए समझते हुए हम जानेंगे कि कैसे यह संघात्मक स्वरूप को, मतलब भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है। तो देखिएगा, सामान्य रूप से संविधान में संशोधन करने का अधिकार, सामान्य रूप से संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को है। किसको है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों को है, दोनों को है। इसमें साथ साथ कुछ उपबंधों पर, इसमें साथ साथ कुछ उपबंधों पर आधे राज्यों का समर्थन होना भी, आधे राज्यों का, भारत के आधे कम से कम राज्यों का समर्थन होना भी अनिवार्य होता है, जो संविधान की संघात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। देख रहे हैं, जो संविधान की संघात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, संविधान के एकात्मक स्वरूप को। अब ये तो संघात्मक की बातें हुई कि केंद्र और राज्य सरकार, आपका संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा, ये क्या हुआ? संघात्मक स्वरूप को निरूपित कर रहा है। अब हम देखते हैं कि भारत का संविधान के अंतर्गत इसके एकात्मक स्वरूप क्या क्या हैं, इसके एकात्मक स्वरूप क्या क्या है। संघात्मक तो है ही है, लेकिन इसके अंतर्गत एकात्मक बातें क्या क्या हैं, इसको हम भली भांति देखेंगे। तो देखिएगा, एकात्मक स्वरूप क्या है। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाना। ठीक है ना, देखिएगा, किसी भी राज्य विधानसभा में या राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वो किसकी प्रसाद पर्यंत निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं? तो वो देखिएगा राष्ट्रपति द्वारा। देख रहे हैं ना, राष्ट्रपति द्वारा। तो ये क्या हो रहा है? एकात्मक स्वरूप को निरूपित कर रहा है, एकात्मक स्वरूप को। इसमें राज्य का किसी भी तरह का इन्वॉल्व नहीं देख पाते हैं। अगर कहीं के भी गवर्नर हुए तो वो समझिए तो राष्ट्रपति द्वारा ही, प्रेसिडेंट द्वारा ही वो चुने जाते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। अब देखिएगा, राज्य की कार्यपालिका के प्रधान, राज्य की कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य की कार्यपालिका के प्रधान राज्यपाल होते हैं। अब इसके अंतर्गत और भी कुछ तथ्यात्मक बातें हैं, जैसे देखिए, आपातकालीन स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाने का अधिकार। देख रहे हैं ना, आपातकालीन स्थिति में 352, 356, 360, आर्टिकल 352, 356 और आर्टिकल 360, ये सब में अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि कई पहलुएं हमें देखने को मिलती है। तो देखिएगा, आपातकालीन स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, अब आइएगा, राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर, राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर राज्य सरकार को विघटित कर सकते हैं।
राज्य सरकार को विघटित कर सकते हैं या स्थगित कर सकते हैं। साथ ही साथ वे आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। यानी ये एकात्मक स्वरूप को परिकल्पित कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं घ, नए राज्यों के निर्माण, ठीक है, या सीमा परिवर्तन। नए राज्यों के निर्माण में या उसकी सीमाओं में कुछ परिवर्तन या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार देखिए किसको है, संसद को है। तो संसद किससे बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। तो यह अधिकार संसद को अनुच्छेद 3 के तहत प्राप्त है, आर्टिकल 3 के तहत यह प्राप्त है, याद रखिएगा। नए राज्यों के निर्माण, सीमा परिवर्तन या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है और यह अधिकार संसद को अनुच्छेद 3 के तहत प्राप्त है। ठीक है, अब अंगा में आइए। वित्तीय अधिकारों के वितरण का अधिकार, वित्तीय अधिकारों के वितरण का अधिकार केंद्र सरकार को है। किसी भी तरह का वित्त से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित जो भी अधिकार दिए हैं वो केंद्र सरकार को हैं, राज्य सरकार को ना के बराबर है। चलिए अब 4, यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को, यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को 2/3 बहुमत से, 2/3 है ना, 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है, अगर देखती है यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को 2/3 बहुमत से अगर इसे राष्ट्रीय महत्व घोषित करती है तो उस विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बनाती है, याद रखिएगा, जिसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 249 में हम देख पाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो आर्टिकल की जो मुख्यतः बातें हैं उस आर्टिकल को बढ़िया से आप लोग देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि बिना आर्टिकल के पॉलिटिकल साइंस की आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आता है अनुच्छेद 312 यानी कि आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार राज्यसभा को है, राज्यसभा को है। ठीक है, अब हम देखते हैं 7 पॉइंट, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, जिन शक्तियों का उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है। देख रहे हैं ना, अवशिष्ट शक्तियां क्या है, जिस शक्तियों का उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, तो इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। देख रहे हैं, जिन शक्तियों का उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं होता है तो इस पर कानून बनाने का अधिकार देखिएगा केंद्र सरकार को है। इस उपबंध की चर्चा आर्टिकल 248 में है। किसमें है? 248 में है। ठीक है, चलिए देख रहे हैं अब हम लोग क्या पाते हैं। अब सारा निचोड़ क्या है कि आखिर भारत का संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा गया है। यानी कि इसमें संघात्मक स्वरूप के साथ साथ एकात्मक स्वरूप के भी लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए केसी हुइयर महोदय ने इसे भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है, अर्धसंघीय कहा है। ठीक है, इस प्रकार देखिए निष्कर्षतः भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहना ज्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है, जो आप क्वेश्चन के माध्यम से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारा संविधान में संघात्मक के साथ साथ एकात्मक
स्वरूप की भी परिचर्चा हम देख पाते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा गया है। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार का हम समुचित शक्तियां इसमें हम देख पाते हैं और समझ पाते हैं। देख रहे हैं, संघ सूची, राज्य सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ को है, केंद्र को है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का आपसी समन्वय ही उस शक्तियों को परिभाषित करता है, निरूपित करता है, और कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को दिया जाता है। लेकिन अगर समवर्ती सूची में किसी तरह का गतिरोध उत्पन्न हो तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होता है। तो अगर हम इस पर निष्कर्षता और निष्कर्ष के तौर पर पहुंचे तो केसी हुयर महोदय ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहना ज्यादा उपयुक्त समझा है, क्योंकि इसमें संघात्मक स्वरूप के साथ साथ एकात्मक स्वरूप के भी लक्षण पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो मूलभूत बातें थी वो बातें आप लोगों को बतला दिया गया है, समझा दिया गया है। कहीं से किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों, अवशिष्ट शक्तियां आखिर हैं क्या? अवशिष्ट शक्तियां आखिर हैं क्या? थोड़ा सा इसको समझ जाइए। अवशिष्ट शक्तियां, जिन शक्तियों का उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, जिन शक्तियों का उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, तो इस सूची के विषयों पर, इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। देख रहे हैं, जिन शक्तियों का उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, तो इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, और जिसकी चर्चा आर्टिकल 248 में हम देख पाते हैं। आर्टिकल 248 में देख पाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहना ज्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है। तो देख रहे हैं ये क्वेश्चन का नेचर, और क्वेश्चन को कैसे आप लोग उस प्रश्नोत्तर का हल आप लोग कीजिएगा। तो यही सब कुछ मुख्यतः बातें हैं जो आपको समझना, जानना बहुत जरूरी है। और जेपीएससी के पॉलिटिकल साइंस में मेंस में यह क्वेश्चन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो इस विषय पर यही मुख्यतः बातें थी। आप हमारे इस क्लास से नियमित तौर पे जुड़िए, देखिए, समझिए, और इसी तरह हम उत्तरोत्तर क्वेश्चन का आप लोगों को हल बताते जाएंगे। आप सबों का धन्यवाद।